इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज लगातार गिर रहा है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट है। क्रूड ऑयल का प्राइसेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 to 4% तक ऊपर जा चुके हैं। बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जा रहा है और साथ ही गोल्ड जो कि पिछले कुछ समय से लगातार गिर रहा था, आज वो भी ऊपर जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इजराइल और हमास के बीच करेंटली जो वॉर चल रहा है उसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे आने वाले दिनों पे क्या फ़र्क पड़ सकता है और साथ ही एज अ इन्वेस्टर इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल क्या रहा है और इसके कारण ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पे या फिर इंडियन इकोनॉमी पे या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमास ने इजराइल पर अटैक किया और अब इजराइल रिटेलिएट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल वॉर को देखें तो देखिए, दोनों ही अगर इकोनॉमी वाइज देखें तो बड़ी इकोनॉमीज़ नहीं है, वहाँ से कोई ऑयल का भी एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल इसका अगर आप इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखें तो नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होगा जब जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे साइड लेना स्टार्ट करेंगी। आपको पता है कि इजराइल के सपोर्ट में कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे यूएस आएगा, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आएंगी, तो वहाँ से सपोर्ट उनका आएगा। और अगर आप हमास को देखें तो यहाँ पे मोस्टली अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ का सपोर्ट आएगा। फ़िलहाल ईरान की तरफ से ओपनली सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम तब होगा जब ना यूएस और इजराइल ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, जो कि मोस्टली है, बट हाँ उन्हें कुछ प्रूफ चाहिए होगा। तो अगर उस तरह का कुछ डेटा सामने आता है, उसके बाद जो यूएस है या फिर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, अगर वो ईरान पे सैंक्शंस लगाती हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ईरान एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। तो उसके कारण ऑफ कोर्स जो ऑयल के प्राइसेस हैं, अभी तो ये देखिए नी जर्क रिएक्शन हुआ, इसीलिए ऑयल का प्राइस ऊपर गया। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आया है ऑयल एक्सपोर्ट में, मैं बोल रहा हूँ। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है, ईरान पे सैंक्शंस लगते हैं, वहाँ से ऑयल का आउटपुट कम होता है, तो बिल्कुल ऑयल के प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं और इवन 100 तो आराम से क्रॉस कर लेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अगर उस तरह का कुछ होता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा रहे थे, कुछ समय से थोड़ा नीचे आया था और फिर से ये नया प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण फिर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने लगे हैं। तो अगर वो प्राइस ऊपर जाता है, 100 भी क्रॉस करता है, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, मोस्टली यूएस को अगर आप देखें या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें या फिर इंडिया को देखें, सभी जगह प्रॉब्लम्स होंगे। ऑलरेडी ज़्यादातर कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इन्फ्लेशन और भी ऊपर जा सकता है। ये जो इन्फ्लेशन कम हो रहा है ना, वो शायद ऊपर जाने लगेगा। यूएस में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे और इंडिया में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम ऑयल का ऑलमोस्ट 70 to 80% का रिक्वायरमेंट जो भी है हमारा, हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को फिलहाल अगर आप देखें तो देखिए, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी काफ़ी चल रहे हैं। यूएस में आपको पता है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। इसके बाद इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स यहाँ कम हुआ है, लेकिन 2% फ़िलहाल नहीं लगता आएगा। नेक्स्ट ईयर भी 2% के आने के चांसेस कम लग रहे हैं। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट शायद इस साल के अंत में आ जाएगा, उसके बाद हुआ कि शायद नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में आएगा, अब लग रहा है नेक्स्ट ईयर के मिड में आएगा इंटरेस्ट रेट कट्स, तो वो डिले होता जा रहा है। यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा ऊपर चले गए, उसके कारण अगर इन्फ्लेशन फिर से वापस आया, तो अगेन ये जो मिड का हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो फिर और डिले हो जाएगा, जिसके कारण ऑफ कोर्स ये ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट्स हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। साथ ही अगर आप दूसरे मेजर इकोनॉमीज़ को देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़, अगेन वहाँ पे भी इन्फ्लेशन जो कि कम हो रहा है, वहाँ फिर से इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए तो वहाँ पे अगेन रेट कट वहाँ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नेक्स्ट ईयर मिड में होगा, तो वो रेट कट वहाँ भी डिलेड हो जाएगा। इंडिया में तो ऑफ कोर्स काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर इंपोर्ट ही है ऑयल का। तो यहाँ पे अगर ये ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ओवरऑल जो हमारा डिफिजिट्स है वो बढ़ेगा, हमारा जो करेंसी है वो डिप्रिसिएट करेगा और ओवरऑल एफआईआईज़ का जो ऑलरेडी पैसा निकाल रहे हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो उसके कारण स्टॉक मार्केट्स में और भी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगर आप ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 88 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, $88 पर बैरल।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.54% ये बढ़ चुका है। तो ये एक बड़ा इशू है, और अगर ये एस्केलेट होता है तो यहाँ से और ऊपर जाएगा। अगर आप जीसेक देखें यूएस का, तो यूएस का जीसेक अबाउट 4.8% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स एस्केलेट होते हैं तो ये इवन 5% तक जा सकता है 10 ईयर जीसेक। उनका अगर आप 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का जीसेक रेट देखें तो अबाउट 5.5% है। 30 ईयर का जीसेक भी अबाउट 5% के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर का उनका 4.8% के आसपास है। इश्यूज़ आते हैं तो ये 5% भी जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। लाइक फ्राइडे को आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट आया, उसके कारण जीसेक रेट ऊपर गया। और आज फिर से ये क्रूड का प्रॉब्लम इशू आने वाला है, तो उसके कारण भी आज भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड ऊपर गया है। 10 ईयर अगर आप देखें तो 7.35% चला गया है, और अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है तो ये 7.5% भी शायद क्रॉस कर ले। तो ओवरऑल ये कोई अच्छी खबर नहीं। इसके कारण गवर्नमेंट का भी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉरपोरेट्स का भी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप यूएस और इंडिया के 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डिफरेंशियल देखें तो फिलहाल ये अबाउट 2.5-2.6% के आसपास है, जबकि आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो ये 5% से भी ज़्यादा हुआ करता है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल बहुत कम हो गया है, और डिफरेंशियल होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि यूएस एज अ कंट्री का क्रेडिट रेटिंग AA+ और AAA है, और इंडिया एज अ कंट्री का क्रेडिट रेटिंग BBB- है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस तरह का डिफरेंस अगर हो तो नेचुरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में का जो डिफरेंस है उनके यील्ड में वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जनरली ये 5% प्लस हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल ये 2.5-2.6 पे आ गया है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण रिसेंट टाइम्स में FIIs का पैसा निकल रहा है इंडिया में। अगर आप इस साल में मार्च से अगस्त देखें तो वहाँ पे FIIs का पैसा आया था 1.73 लाख करोड़ के आसपास इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स में रैली भी आया था, अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। जबकि अगर आप सितंबर देखें तो अबाउट 14,800 करोड़ के आसपास पैसा FIIs ने निकाला है। अक्टूबर में फिगर देखें तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास पैसा निकला है। आज ऑफ कोर्स पैसा निकल रहा है, तो अब कल चेक करेंगे तो 8,000 करोड़ का फिगर आपको और भी बढ़कर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरेस्ट रेट यूएस में बहुत ज़्यादा हो गया है, इंडिया और यूएस का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो काफ़ी कम हो गया है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो इससे रिस्पाइट तभी मिलेगा जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट होना शुरू करेंगे, तब जाकर हमारा जो डिफरेंशियल है वो बढ़ेगा। बट एनी हाउ बॉन्ड्स के लिए अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ये जो JP मॉर्गन इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया को इंक्लूड किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, उसके कारण $20 बिलियन प्लस का पैसा इन्वेस्ट होगा इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। और मोस्टली उस इमर्जिंग इंडेक्स में ज़्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड आपको पता है वो पैसिव की तरह टाइम का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जून 2024 से ये स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ऑफकोर्स जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है वो पहले ही एक्शन ले लेंगे। तो मोस्टली दिसंबर जनवरी से आप देखेंगे कि अच्छा खासा इन्फ्लोज इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मोस्टली स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिसके कारण जो ये यील्ड्स हैं ना, ये जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे एक रिस्पाइट मिलेगा, थोड़ा वो नीचे आना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जब रेट कट की बातें स्टार्ट होंगी तो ये जो यील्ड्स हैं यूएस में हो या फिर इंडिया में हो, वो फिर से वापस नीचे आने लगेंगे, जो कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा हो। फिलहाल जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स तो डाउन एंड आउट हैं, लेकिन गोल्ड को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। गोल्ड कुछ समय से लगातार नीचे गिर रहा था। तो आपको पता है जब भी वर्ल्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आएंगे उसके कारण गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है, तो वहाँ उसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो नेचुरली आज अगर आप गोल्ड के प्राइसेस देखेंगे तो ऊपर गए हैं, और आने वाले फ्यू डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा और ऊपर जा सकता है। सो अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर देखिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जो भी वॉर स्टार्ट हुआ है वो लोकलाइज्ड है। अगर ये लोकलाइज्ड ही होता है, बड़े प्लेयर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं दोनों साइड से, तो मोस्टली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो स्टॉक मार्केट्स गिर रहा है या फिर बॉन्ड यील्ड्स इसके कारण थोड़ा ऊपर गए हैं, या फिर क्रूड के प्राइस जो ऊपर गए हैं, ये नी जर्क रिएक्शन है, ये 1-2-3 दिन में सेटल हो जाएंगे मोस्टली। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर बड़े बड़े प्लेयर्स दोनों तरफ से अगर
साइड्स लेना स्टार्ट करेंगे। लाइक यूएस ऑलरेडी अपना सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, साथ ही फाइटर जेट्स भी भेज रहा है इसराइल के सपोर्ट के लिए। तो वहाँ पे ये अगर मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमास के सपोर्ट में कुछ भेजने लगते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो एस्केलेट होगा। उसके कारण ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगे और वहाँ पे स्टॉक मार्केट्स और भी गिर सकता है, इवन 5-10% भी गिर सकता है अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए। सपोज 110, 120 इस तरह का फिगर अगर जाने लगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे गिरावट आ सकता है, बट फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि होगा, बिकॉज यूएस में भी इलेक्शंस हैं। यूएस भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे ये जो एस्केलेशंस हैं बढ़े, क्योंकि क्रूड का ऑयल बढ़ेगा तो यूएस में भी प्रॉब्लम आएगा। उन्हें भी अपने इलेक्शंस को मैनेज करना है नेक्स्ट ईयर, तो मोस्टली बड़े प्लेयर्स हैं, या फिर यूरोप में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना में भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो जनरली इस समय नहीं चाहेंगे एटलीस्ट यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को इसे ज़्यादा एस्केलेट किया जाए। मोस्टली इसे लोकलाइज्ड ही रखा जाएगा, बट यू नेवर नो, सो लेट्स सी। तो इस पे ये डिपेंड करेगा। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस तरह के इश्यूज अक्सर आते रहेंगे। पहले रसिया यूक्रेन का जो वॉर आया इसी तरह से आया, हमें लग रहा था कि ये एस्केलेट नहीं होगा, एस्केलेट हुआ, प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद हम सोच रहे थे कि शायद चाइना और ताइवान का प्रॉब्लम एस्केलेट होगा, तो फिलहाल एटलीस्ट वो एस्केलेट नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आ गया है इजराइल और हमास का। तो देखिए, इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे। उसी तरह से कोविड आ गया था, किसी को पता नहीं था कि कोविड आने वाला, अचानक आ गया, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स हुए। तो इस तरह के इश्यूज़ आएंगे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि इस तरह के इश्यूज़ कोई बहुत लॉन्ग टर्म तक मार्केट्स को अफेक्ट करेंगे। ऐसे इश्यूज़ आते हैं, कुछ दिनों में सेटल कर जाते हैं, नी जर्क रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने, लाइक म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखिए, उसने सोच समझकर अपना रिस्क प्रोफाइलिंग किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का रखकर इन्वेस्टमेंट किया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सही से एलोकेट किया है, तो ऑफ कोर्स वहाँ कोई इशू नहीं है। ये इशू आएगा, फ्यू डेज़ में सेटल कर जाएगा। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा ही पीक कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए तो इशू नहीं है। हाँ, कोई शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करता है, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा प्रॉब्लम है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, कोई सोच समझकर सही से इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के इश्यूज़ तो हमेशा आएंगे, लॉन्ग टर्म में कई बार आएंगे। तो उसी तरह से अगर किसी ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मोस्टली आजकल स्मॉल कैप, मिड कैप के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, स्कीम्स में भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो देखिए, जब भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो जनरली मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर आपने अच्छे क्वालिटी में सोच समझकर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो देखिए वो गिरेगा। जब पूरा मार्केट ही गिर रहा है तो वो भी गिरेगा, लेकिन वो वापस आ जाएगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी ने बिना सोचे समझे, बिना क्वालिटी चेक किए हुए, सिर्फ मोमेंटम के बेसिस पे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जो कि क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। उसमें से कई सारे स्टॉक्स जब नीचे गिरेंगे तो मोस्टली वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर आपने सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो नथिंग टू वरी। यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो ऑफ कोर्स आप आराम से बैठे रहें और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे ग्रो होने दें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी के पास पैसा है और यहाँ पे अगर मार्केट्स इस इशू के कारण आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गिरता है, तो ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो अगर मार्केट्स में गिरावट आते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में देखिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके कारण मार्केट वोलाटाइल होगा, ये आप ध्यान में रखें। मोस्टली नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सेटल होगा, बट अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में लगता है बहुत सारा इश्यूज़ हैं छोटे मोटे, लाइक यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोप में प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना में प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ अगर कुछ आता है तो उसके कारण प्रॉब्लम होगा। फिर ये नया इशू आया इजराइल हमास का, अगर ये एस्केलेट होता है तो प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से रसिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो भी कभी एस्केलेट हो गया तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ अगर एस्केलेशन होता है तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है, तो वहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगा। यूरोप में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ अगर डिफ़ॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं, किसी बड़े बैंक्स में या बड़ी कंपनीज़ में डिफ़ॉल्ट आता है, उसके कारण बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो नियर फ्यूचर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। बट हाँ, किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो अगेन मैं वही रिपीट करूँगा, तो ये सब इश्यूज़ आते रहते हैं, कई बार आएंगे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर ज़्यादा गिर जाता है इन बिटवीन कुछ समय के लिए
तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें, एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। डेट इक्विटी में अच्छा खासा एलोकेशन, मतलब जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, उसके आधार पे अच्छी तरह से एलोकेट करें। उसी तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मिक्सअप करके रखें। पूरा का पूरा मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप। यहाँ पे अगर इस तरह का इशू एस्केलेट होता है तो वहाँ पे अच्छा खासा गिरावट आ सकता है, अगर एस्केलेट होगा तब। अगर वो लोकलाइज्ड होता है तो मोस्टली ये नी जर्क रिएक्शन है, 1-2-3 दिन में मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन हाँ, बढ़ा तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो आप एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का हमारा यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।